हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 7th क्लास सिविक्स कर रहे हैं। और ये जो सिविक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है, ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है स्वास्थ्य स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है हमारा, उसमें सरकार क्या रोल अदा करती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या भूमिका है। इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा? इसमें अब तक हमने पढ़ा कि एक तो हमने दो वो जो कॉलम पढ़े थे, स्तंभ पढ़े थे। एक में क्या था, अच्छी बातें दी गई थी, पॉजिटिव बातें थी, और एक नेगेटिव बातें थी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। ठीक है, फिर हमने स्वास्थ्य की डेफिनेशन भी वहाँ पर पढ़ी थी कि क्या परिभाषा होती है। उसके बाद हमने यहाँ पर दो बच्चों के बारे में पढ़ा था, एक हाकिम शेख के बारे में, और उसके बाद दो बच्चों की एक और कहानी थी, वो जो थी अमन और रंजन के बारे में। अमन और रंजन की कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चला कि दो तरह की हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं दो तरीके से। एक तो होती हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, और एक दूसरी होती है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, इसमें सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा सारा जो भी हॉस्पिटल होते हैं, जो भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सब इन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अब गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से लाती है? हमारे टैक्स से, जो हम टैक्स भरते हैं, उसी से ये सारा सिस्टम चलता है। फिर हमने पढ़ा निजी स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं थी, उसमें हमने जाना कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। इसका जो स्वामी होता है, इसका जो मालिक होता है इन स्वास्थ्य सेवाओं में, वो एक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, उसमें अच्छी सुविधाएं होती हैं। अच्छी सुविधाएं देखो, सार्वजनिक अस्पतालों में भी बहुत सारों में मिल जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होती है। लेकिन बात करते हैं अगर आगे प्राइवेट की, तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं होती हैं, लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए आज हम टॉपिक पढ़ते हैं हमारा अगला। यहाँ पर एक टॉपिक है छोटा सा, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, कि हमें टैक्स क्यों देना चाहिए। देखो, वैसे मैंने आपको समझा दिया था कि हम जितनी भी हमारे पास सुविधाएं होंगी, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो सरकार हमें वो सुविधाएं नहीं दे पाएगी, क्योंकि सरकार को भी ये सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य है, रोजगार है, अच्छे रोजगार, ठीक है, जितना भी समाज के अंदर जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलानी है लोगों की भलाई के लिए। अब देखो, सरकार इतनी चीज़ें करती है, ठीक है, सबको राशन मुफ्त, बहुत सारे गरीब लोगों को राशन मुफ्त में दिया जाता है, अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित है या रोजगार से संबंधित है, कई तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से। तो ये सारी कब दे पाएगी? जब हम टैक्स देंगे। तो ये आप स्वयं रीड करेंगे बेटा। आज का हमारा टॉपिक जो मेन है वो है स्वास्थ्य सेवा और समानता। कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं और उसमें क्या उनमें समानता है, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। देखिए, अब इससे पहले हम एक यहाँ पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, उसके अंदर जो नैतिक है, उनका जो मेन रूल है, वो क्या कहता है? जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त हो और उपयुक्त रूप में हो। मतलब जितना हो सके कि डॉक्टर को वही दवाइयाँ लिखनी चाहिए। देखिए, जेनरिक नाम क्या है, या नीचे चले जाते हैं, चैप्टर में मिल जाएगा। नैतिक आचार क्या होता है, पहले तो ये देखिए। नैतिक आचार का मतलब है किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। मतलब कि आपका बिहेव कैसा है। देखो, ठीक है, तो आपका जो व्यवहार है वो दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आगे है जेनरिक नाम। जेनरिक नाम क्या है? दवाइयों के रासायनिक नाम। ये वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सालिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। तो मतलब यहाँ पर ये कहता है कि आपको ऐसी वैसी सीधा आप जेनेरिक नाम लिखिए, जो उसका रासायनिक नाम है ना दवाई का, सही जिन केमिकल से वो बनती है, वही आप नाम लिखिए उनका।
ठीक है, जिस साल्ट से वो बनती है वो साल्ट का नाम ही लिख दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर एक और ओपीडी की फुल फॉर्म भी है, देखो ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग। ये अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। ठीक है, अब वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं, ये रहा। आगे देखिए, अब टॉपिक शुरू करते हैं, स्वास्थ्य सेवा और समानता, और क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। मतलब देखो, प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, प्राइवेट स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबोरेटरीज बढ़ती जा रही हैं, प्राइवेट बसेस बढ़ती जा रही हैं। मतलब प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सेवाएं की, स्वास्थ्य की, कि प्राइवेट सेवाएं तो जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं लेकिन सरकारी नहीं बढ़ती। ठीक है, हर साल सुनने में आता है सरकारी स्कूलों के बारे में कि बहुत सारे हर साल सरकार क्या कर देती है, बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद करवा देती है। किस वजह से? ये कह के कि इनमें बच्चे ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है, वहाँ पर भी सरकार कम ध्यान दे पा रही है, उनको भी बढ़ाने में कम ध्यान है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। फिर बेचारे लोग क्या करें, मजबूर होकर, जब उनको सार्वजनिक सुविधाएं नहीं मिल पाती तो वो मजबूर होकर निजी सेवाओं के संपर्क में जाते हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, और ये सारे के सारे निजी सेवाएँ कहाँ मिलेंगी? शहरों में। तो हमें शहर की तरफ भागना पड़ेगा। ठीक है, इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। अब जो इलाज गांव में अगर एक सरकारी हॉस्पिटल में 500 रुपये में हो सकता था, अब उसके लिए हमें बहुत दूर शहर में जाना पड़ेगा, किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा। ठीक है, फिर उस हॉस्पिटल तक पहुंचने का भी कुछ ना कुछ शहर के बस स्टैंड से हो सकता है खर्चा लग जाए। फिर उस हॉस्पिटल में क्या पता उस बीमारी का, उस इलाज का 10,000 खर्चा आ जाए और बाकी और चीज़ें रह गई। तो वो चीज़ जिसमें हमारे 500 रुपये खर्च हो सकते थे उसमें हमारे 10,000 खर्च हो गया। तो फ़र्क हो गया ना। अब क्या गरीब व्यक्ति इस चीज़ का लाभ उठा पाएगा? नहीं ना। आगे, दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। अब देखो भाई, घर में बीमार व्यक्ति तो हमसे देखा नहीं जाएगा, भले ही पैसा ना हो, हम कुछ ना जुगाड़ लगाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, उसका इलाज करवाने के लिए हम किसी से कर्ज उठाएंगे। ठीक है, वैसे कि राइम भी बन गई। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमें कर्जा लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। अब देखो, कई ऐसी प्राइवेट जो सेवाएं होती हैं ना, प्राइवेट सेवाएं, वो कई बार अपने पैसे के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान लगा देती है कि फालतू की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देती है, जिनकी ज़रूरत नहीं है ना, वो भी कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। मतलब अगर लग रहा है ना प्राइवेट, चाहे वो डॉक्टर प्राइवेट हो, अगर उसको लग रहा है कि इस बंदे का जो इलाज है वो 10 रुपये की गोली से हो सकता है, तो भी वो 100 रुपये वाली गोली लिखेगा, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा कमाई होगी। ठीक है, आगे कई उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन, सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त है। मतलब साधारण और कम दवाइयों से भी इलाज हो सकता है, लेकिन वो फालतू की दवाइयाँ फिर भी लिख देते हैं, फालतू के इंजेक्शन लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक क्या लिखा गया है, जन औषधि मेडिकल स्टोर्स, दाम कम दवाई उत्तम। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट हम आजकल टीवी पे बहुत सारी दवाइयों के देखते हैं, जो कोई किसी नाम से आती है, कोई किसी नाम से आती है। ठीक है, अब एज अ कंज्यूमर यू वांट, मतलब यहाँ पर उनको लोगों को लुभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक बार इसको थोड़ा सा रीड कर ही लेते हैं। जन औषधि मेडिकल स्टोर इज़ अ चैन ऑफ मेडिकल स्टोर्स initiated by the central government to offer quality generic medicines at much lower price। मतलब ये जो जन औषधि मेडिकल स्टोर है, ये सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, और सरकार इनको इस तरीके से बढ़ावा देती है ताकि ये कम से कम रेट पर लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड करवा सकें। अब कंज्यूमर के रूप में देखो, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है उपयोगकर्ता। ठीक है, जैसे हम चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर क्या चाहता है? हम हमेशा एक ग्राहक के रूप में क्या चाहते हैं कि हमें अच्छा सामान मिले और कम रेट में मिले। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही उन्होंने कहा है, ब्रांडेड मेडिसिन एट हायर प्राइस। क्या आप ब्रांडेड मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे लेना चाहते हो, या कुछ
सेम जेनरिक मेडिसिन, उसी साल्ट की दवाई क्या आप कम प्राइस में लेना चाहते हो? ठीक है, देखो यहाँ पर साल्ट मायने रखता है। जो आपकी गोली होती है ना, जितने भी टैबलेट्स वगैरह होते हैं उसमें साल्ट डाला जाता है, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं वो साल्ट, मेन काम तो उस साल्ट को करना है, ठीक है। अब वो साल्ट अगर 5 रुपये की गोली में है तो आप उससे लेकर भी ठीक हो सकते हो, और वही साल्ट अगर किसी 100 रुपये की एक गोली के अंदर आ रहा है तो उससे भी काम, दोनों को वही करना है क्योंकि उस साल्ट को काम करना है, ठीक है। तो आप जेनरिक मेडिसिन को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। अब वापस चलते हैं नीचे टॉपिक पे। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। मतलब जितने हमारे देश की जनसंख्या ना, उसका सिर्फ 20% ऐसा है जो अगर बीमार हो जाए तो अच्छे तरीके से दवा अपना इलाज करवा सकता है। 20% मान के चलो, जैसे अगर 100 व्यक्ति है ना देश में, तो 100 में से सिर्फ 20 लोग ही अपना इलाज अच्छे से करवा सकते हैं, बाकी 80 कहाँ गए? 80 तो चले गए बाहर। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। कुछ लोग हमें ऐसे लगते हैं कि ये गरीब तो नहीं है, लेकिन वो जो लोग हमें गरीब नहीं दिखते ना, वो भी अस्पताल का खर्चा नहीं उठा पाते। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। मतलब प्लॉट वगैरह है, ज्वेलरी है घर में, कुछ ऐसी चीज़ों को बेचकर ही इलाज वगैरह करवाते हैं। आगे, ग्रामीण लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। मतलब अगर घर में गरीब लोगों की बात हो रही है, अगर गरीब घर में कोई बीमार हो जाता है तो उन लोगों को बेचारों को चिंता हो जाती है, ठीक है, और मुसीबत लगता है कि भाई ये तो मुसीबत आ गई, ठीक है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है, वो लोग बार बार बीमार होते हैं। गरीब परिवारों में मेन प्रॉब्लम यही है कि बीमारी बार बार आती रहती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। एक तो मेन कारण उनके सामने बड़ी मुसीबत तो यह है कि उनको अच्छे से खाना नहीं मिलता। बेचारे इतना कम कमाते हैं जिससे खाना नहीं नसीब होता, उससे फिर उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है, और फिर ऊपर से बीमारी आ जाती है घर में, तब उनका खर्चा जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए, मतलब कई बार क्या होता है, कई बार लोगों के पास पैसे तो होते हैं लेकिन फिर भी इलाज नहीं हो पाता। उसके पीछे क्या कारण है? महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है। मतलब कई ऐसी जगह भी है जहाँ हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम है, और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। अगर हैं तो उनमें अच्छे से डॉक्टर नहीं है, अच्छी से सुविधा नहीं है, तो वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं है, और ऊपर से वहाँ पर प्राइवेट भी नहीं है, ठीक है। तो फिर मजबूर होकर वहाँ पर, पैसा है उन लोगों के पास लेकिन इतनी दूर है जहाँ उनकी सुविधाएं जो उनको चाहिए, डॉक्टरी इलाज, वो इतना दूर हो जाता है कि वहाँ तक पहुँचना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, और उससे पहले ही वो बीमारी उनको ज़्यादा आगे खतरे में ले जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई गई है। एक गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ये डॉक्टर वगैरह नहीं उपलब्ध होते, तो बेचारी प्रेग्नेंट लेडी देखो पैदल जाती है, ठीक है, कई कई किलोमीटर दूर तक। आगे क्या किया जा सकता है? तो इतनी सारी समस्याएं हमने देखी, अब क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं, मतलब कोई शक नहीं कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीब और सुविधाहीनों को, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। मतलब देखो क्या कहता है कि फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं पर है और उनके सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतनी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निर्भर करता है। मतलब स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों का कार्य करना आवश्यक है। दोनों पक्ष कौन से? एक तो जनता का पक्ष और एक सरकार का पक्ष, ठीक है। अगले पृष्ठ पर दिए गए
उदाहरण देखिए, ठीक है, अगले पृष्ठ पर जो उदाहरण दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये मैप क्या बताता है। ये मैप जो है ये इंडिया का मैप है, ठीक है, भारत का राजनीतिक मैप। सभी राज्य अलग अलग रंग में दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग कलर हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाया गया है, ठीक है। अब ये देखिए, जो ये केरल राज्य है यहाँ पर, इसको पिंक कलर में दिखाया गया। हो सकता है आपको अलग दूसरे राज्य भी ऐसे कलर में दिखाई दें, लेकिन ये थोड़ा सा अलग खास रंग में है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण देखते हैं। केरल का अनुभव, केरल राज्य जो है वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है। 1996 में केरल राज्य ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। मतलब 1996 का जो साल था, ठीक है, तो केरल सरकार ने क्या किया, अपने राज्य के अंदर कुछ बड़े ही इम्पोर्टेंट चेंजेस किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। अब बजट क्या होता है बेटा, हर राज्य का हर साल एक बजट तैयार किया जाता है कि इस साल हम हमारे राज्य में इतना पैसा खर्च करेंगे इन इन चीज़ों पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे राज्य में इस साल हम 100 रुपये खर्च करने हैं ना पूरे राज्य के ऊपर 100, तो 100 में से 40 रुपये तो सिर्फ पंचायत को दे देंगे, मतलब गांव को दे देंगे, ठीक है। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है। मतलब अगर उनको इतना पैसा मिलेगा ना, तो वो उनकी जो भी ज़रूरत है, हर गांव की जो ज़रूरत है उसको एक अच्छे से उनकी प्लानिंग करके उसको पूरा कर सकता है। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे वहाँ पर अच्छी पानी की सुविधाएं होगी, आहार लोगों को मिलने लगा, मतलब जो लोगों का भोजन था, ठीक है, औरतों के विकास और शिक्षा पर अच्छा ध्यान दिया गया। आगे, इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। मतलब जो पानी, इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को जो पानी पहुंचाने का सिस्टम है लोगों के पास वो कैसा है, उसकी जांच की गई। स्कूल और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया कि तुम्हें क्या काम करने हैं उनके ऊपर ध्यान करो, और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया कि खास मोटी मोटी समस्याएं क्या हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया, जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। अब इतने सारे काम अगर किए जाएंगे जिस राज्य में, तो सिंपल सी बात है बेटा, वहाँ पर सुधार आए ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी वो सुधार आया। अब आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ, आगे कहता है जैसे इन इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही। मतलब इतना कुछ कर दिया लेकिन फिर भी देखो भाई, कोशिशें हम करते रहें, भले ही कुछ समस्याएं बच जाएं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, तो कुछ समस्याएं थी। एक तो दवाइयों की कमी, दूसरा अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, मतलब बिस्तर नहीं थे काफ़ी जितनी चाहिए थे, ठीक है, बेड जिसको बोलते हैं। पर्याप्त डॉक्टर का न होना, डॉक्टर की कमी थी। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें, या लॉन ऑन लिखा हुआ वैसे लॉग इन होता है, आप इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं अगर आपको केरल के बारे में पता करना है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि केरल ने बदलाव किया, इन सभी की वजह से केरल एक अलग तरह के राज्य के रूप में उभर कर आया। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की कार्य पद्धति जानें। अब मतलब हम किसी दूसरे देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोस्टारिका का तरीका, जो कोस्टारिका है उस देश की क्या तरीका है, वहाँ पर उन लोगों ने क्या तरीका अपनाया, ठीक है, वो देखते हैं। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, जो मध्य अमेरिका का जितने भी देश हैं वहाँ पर मध्य अमेरिका के अंदर, तो उन सभी देशों में सबसे स्वस्थ देश कौन सा है, कोस्टारिका। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। मतलब उन्होंने तो क्या कर दिया, उन्होंने जो संविधान बनाया ना उसी के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित कानून बना दिए। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा अभी हम कोई
फौज नहीं रखेंगे, कोई फौजी नहीं होगा हमारे देश में, ठीक है, सैनिक नहीं रखेंगे। इससे उन्हें, अब देखो, अगर कोई देश अपने पास सेना नहीं रखता तो सेना के ऊपर जितना भी खर्च होगा वो सारा खर्च उनका बचेगा, यही बात इन्होंने की। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य स्वस्थ होना जरूरी है। कहते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है ना, तो वो देश सेना से नहीं, वो देश किससे आगे बढ़ेगा, वो देश लोगों के स्वस्थ होने से बढ़ेगा, ठीक है। आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। आगे देखिए, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए आधारभूत सेवाएं वह सुविधाएं देती है, मतलब जितनी भी ज़रूरतें हैं ना स्वास्थ्य से संबंधित, वो सारी उनको प्रोवाइड करवाती है। जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास, रहने की जगह। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जो भी एजुकेशन है ना, वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट मानी जाती है और लोगों को दी भी जाती है। और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है, ठीक है। मतलब स्वास्थ्य से संबंधित वहाँ पर एक सिलेबस के अंदर ही स्वास्थ्य का टॉपिक ऐड करवा रखा कि ताकि बच्चे जब स्कूल में आना शुरू करें ना, उनको स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित पता चले और वो अपने आप को स्वस्थ रखने में कामयाब हो। तो कितना अच्छा एक उदाहरण है, देखें, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ऐसे बदलाव हमारे ज़रूरी भी है। अब एक बात आती है यहाँ पे सेना की। देखो, इन लोगों को सेना की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी होगी, क्योंकि इनके आसपास के जो देश है ना, अगर वो इनके ऊपर हमले नहीं करेंगे तो सेना की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छी बात हुई ना। लेकिन अब हमारे देश की बात करें, हमारे देश के तो दुश्मन पास में ही है बिल्कुल, ठीक है। हर रोज़ क्या पता हमारे कितने सैनिकों को घायल कर दिया जाता है और कई बार ऐसे ऐसे धमाके किए जाते हैं जिसमें हमारे सैकड़ों सैनिक भी शहीद हो जाते हैं, ठीक है। उसका कारण है हमारे पड़ोसी देश का रवैया, ठीक है। तो अगर हमारे पड़ोसी सुधर जाएं, अच्छे से रहें, तो उनको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। उनको भी सेना नहीं रखनी पड़ेगी, हमें भी सेना नहीं रखनी पड़ेगी, और हम हमारे लोगों को अलग फील्ड में लगाएंगे और हमारा जो इतना खर्चा वहाँ सेना पे होता है या उनके हथियारों में जो खर्चा होता है वो बचेगा और वो हमारे स्वास्थ्य पे, हमारी दूसरी सुविधाओं में लगेगा। तो हमारा देश और भी ज़्यादा तरक्की कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा मुमकिन अभी तो होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो सेना न रखना वो देश की भौगोलिक स्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके पड़ोसी देशों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे हैं, ठीक है। और सिंपल सी बात है भाई, हम हमारे घर के आसपास जो पड़ोसी होते हैं, अगर वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम घर के क्या पता हम घर पे ताला वगैरह भी नहीं लगाएं, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाएं, क्योंकि हमें पता है हमारा आसपास का माहौल अच्छा है, हमारे देश, हमारी सोसाइटी अच्छी है, सारे लोग अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर जो आज कंप्लीट हो चुका है। इसकी बुक एक्सरसाइज नीचे दी गई है, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये आप खुद रीड आउट करेंगे। तो ये हो गया पूरा चैप्टर। एक चीज़ ज़रूर करना, ये यहाँ पे जो मैप है अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा क्योंकि ये पिक्चर है और इसको जितना ज़्यादा हम जूम करेंगे ना ये ब्लर होती जा रही है। वैसे देखो फिर भी समझ में आ जाएगा कुछ हद तक ऐसे करने से, ठीक है। सभी राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। आपको पता भी होगा ना हमारे देश में राज्य कितने हैं अब वर्तमान समय में हमारे देश में जो है 28 राज्य हैं, ठीक है। इससे पहले 29 होते थे लेकिन अब 28 हो गए हैं। एक राज्य था जम्मू और कश्मीर, ये जो जम्मू और कश्मीर था इसको अब 2 भागों में बांट दिया गया है। ये जो बीच में देखो आप लाइन देख रहे हो ना, ये यही लाइन दर्शा रही है कि ये दोनों अब राज्य नहीं है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल चुका है। केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं बेटा, वहाँ पर जो सरकार होती है, वो जो केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वो सीधे हमारी केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। और जो स्टेट्स होती हैं वो डायरेक्टली राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिफरेंस है और इसी से हमें पता चलता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और केंद्र शासित जो प्रदेश है वर्तमान समय में हमारे देश में 8 हैं। पिछले
2019 में 9 हो गए थे जब इसको 2 बनाए गए थे, लेकिन फिर एक 2 ऐसे थे यहाँ पर मुंबई के पास, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, ये 2 थे, लेकिन इनका एरिया नज़दीक था, इस वजह से इनको कंबाइन करके एक बना दिया गया है। तो ये एक होने की वजह से 9 से हमारे 8 हो गए हैं। जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब हमारे केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। फिर से बता रहा हूँ, आज के समय में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। हो सकता है आपके नोट्स में या बुक में, पुरानी बुक्स की वजह से, पुराने नोट्स होने की वजह से कई बार कई जगह अलग अलग सब जगह पे ये सेंटेंस आ जाए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2 जो आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।